Good morning to all of you. Today we are going to discuss Indian geography, and among Indian geography, we are going to discuss physiography of India. Previous lecture we have discussed Himalayan mountain range, and now in this lecture we are going to discuss the Indo-Gangetic plain, Indo-Gangetic Brahmaputra plain. So this is the location of Indo-Gangetic plain. It starts from the western part, from Rajasthan to Assam in the east, you can see, and it makes the border. This is a aggradational plain. Aggradational mean it's a depositional plain. Rivers coming from the Himalayas or even the Peninsular Plateau, they route with the sediments and deposit in the uh, Indo-Gangetic plain in the previous time, and that's why this is a great plain was formed. On uh, total length of this plain is concerned about 200 kilometer. As far as Indian sector is concerned, it is about 2400 kilometer. As for boundaries concerned, north and south mark the Shivalik Hills and the peninsular India. Shivalik Hills and the peninsular India makes the northern and southern boundary of this plain, respectively, and the western border is marked by the Suleiman. आपने सुना होगा ये नाम, सुलेमान रेंज है पाकिस्तान में. इसके साथ ही बाउंड्री बनाती है वेस्ट की, और ईस्टर्न प्लेन्स के साथ जो है वो पूर्वांचल में ये बाउंड्री बनाती है वेस्टर्न प्लेन की. जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन है, इट इज टोटली अबाउट 500 kilometer long, 500 kilometer wide. Average elevation is 200 meter. It is highest point is 291 meter above from the mean sea level. If I'm talking about the width of this plain, it is 500 meter in the west. जो वेस्टर्न पार्ट इसका जो थार डिजर्ट, पंजाब, हरियाणा, ये प्लेन जो है वो काफी ब्रॉड है. एज फार एज आप इस पार्ट को देखें तो ये वाला पार्ट काफी ब्रॉड है, और जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड को जाते हैं तो ये प्लेन जो है वो काफी नैरो होता जाता है. और यहाँ पर इस प्लेन की जो विड्थ है वो मात्र इट्स ओनली अबाउट 150 टू 200 मीटर्स एवरेज रहती है, जबकि वेस्टर्न पार्ट में इट इज 500 मीटर, and average is concerned it is about 160 to 300 meter is the average width of this plane. Just a minute. And then average elevation is 200 meter. 200 meter is the average elevation, and the highest point of this plane, I'm talking about the Indo-Gangetic plain, right from Rajasthan to Bihar. Highest elevation is 291 meter, and particularly around Ambala, and it acts as a water divide between the Indus river system and Ganga river system. आप देखना हिमाचल में जो रिज है उसको भी इसका वाटरशेड कहते हैं, जो डिवाइड करता है इंडस रिवर्स के वाटरशेड को गंजिस वाटर सिस्टम से. और यही अंबाला का जो पॉइंट है, ये ऑल ओवर इसको जो है वो बाइफ्रुकेट करता है. अंबाला से मतलब लेफ्ट की साइड की जो रिवर्स हैं वो इंडस में जाकर के मर्ज होती है, और जो इसकी राइट की साइड की है वो गंगा में जाकर के मिलती है. सो दिस इज अ नोटेबल पॉइंट, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में. एंड एवरेज ग्रेडियंट होता है. इसमें आपको बताऊं कि हाईएस्ट पॉइंट ये मान लो 500 मीटर है, और ये पॉइंट जो है वो 100 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल है. मीन सी लेवल का मतलब पता है आपको? मीन सी लेवल ये है, जैसे ये पानी है तो यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा इसके ऊपर, जहाँ पर मतलब लो टाइड और हाई टाइड का जो वाटर आता है उसके बीच का जो पॉइंट होता है उसको लिया जाता है मीन सी लेवल. अभी यहाँ से जो हाइट होगी उसको बोलते हैं एमसीएल, जितनी भी वो आएगी. सपोज दिस इज अ 500 एंड दिस इज अ 100, तो डिफरेंस इज 400, तो इसको बोला जाता है ग्रेडियंट. हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट. किसी भी एंगल में क्लाइमेटिक फैक्टर आप पढ़ेंगे वहां भी ग्रेडियंट की बात करेंगे, और जियोमॉर्फोलॉजी में भी ग्रेडियंट की बात करें तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट. और जब आप क्लाइमेट में पढ़ेंगे तो इट इज द हाईएस्ट, जब मान लो आप प्रेशर स्टडी कर रहे हैं तो हाईएस्ट प्रेशर एंड लोएस्ट प्रेशर उसके बीच का जो ग्रेडियंट, मतलब वो जो डिफरेंस आएगा दैट इज ग्रेडियंट. एंड देन
एवरेज ग्रेडियंट इस प्लेन का है वो 20 मीटर पर किलोमीटर है। इट डिक्रीजेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम वाराणसी टू गंगा डेल्टा। देखिए इतना, मतलब अगर आप ओवरऑल देखें इस प्लेन को तो लगता नहीं है। अगर आप यूपी से जाएं और बिहार की तरफ को जाएं तो काफी मतलब कम वेरिएशन देखने को मिलती है। अगर आप हिमालय को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। कुछ पार्ट तो बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, कहीं जगह पर कुछ वैलीज देखने को मिलती है, लेकिन प्लेन में ऐसा नहीं है। अगर हम प्लेन में जाएं तो प्लेन में बहुत कम लेवल पे, मतलब आप ये मानिए कि ऊपर हमने यहाँ कहा था कि एवरेज जो इसकी एलिवेशन है वो 500 मीटर से भी बिलो बिलो ही है, और समटाइम्स ये 20 टू 15 मीटर्स वेरी करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दैट्स व्हाई इट्स जियोमॉर्फोलॉजी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द हिमालयाज एंड द southern peninsular India. So this is the brief introduction we have just present about the Indo-Gangetic Plain, and now we just study how this plain is formed. देखिए हम एक क्विक रिव्यू करते हैं कि किस तरह से ये रिवर्स जो है वो किस तरह से ये इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वो फॉर्म हुआ है। जब हिमालय का ओरिजिन हुआ टर्सरी पीरियड में, तो यहाँ पर क्या हुआ, बीच में ये जो टेथिस सी का कुछ रिमेनिंग पार्ट था ये बच गया। यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया था जो प्री कैम्ब्रियन एरिया में सागर से मतलब समुद्र से ऊपर उठा हुआ था। उसके बाद ये कभी भी मर्ज नहीं हुआ और टर्सरी पीरियड में आकर के हिमालय की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बीच में उसके उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा, उस टेथी सी का जो रिमेनिंग पार्ट था उससे बने हैं अरेबियन सी और आपके बे ऑफ बंगाल। याद रखना, बी रिमेंबर, वो टेथी सी का पार्ट थे, मतलब जो पुराना टेथी सी था उसके पार्ट हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। अब क्या होता था, जो हिमालय के बीच में और इस पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में का जो पोर्शन था जिसमें ये इंडो गैंजेटिक मतलब जो टेथी सी था एक झील जैसी बन गई थी। यहाँ से रिवर्स जब उतरती तो वो अपने साथ जो सेडिमेंट लाती उसको यहाँ डिपोजिट करती और इसको ये ला करके यहाँ डिपोजिट करती। ओवर अ थाउजेंड पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होगा, धीरे धीरे मैं यहाँ मतलब इससे भरने लग गया। होता है ना एक पॉइंट, एक सेचुरेशन पॉइंट आता है करोड़ों सालों बाद, और वो क्या हो गया कि पूरा प्लेन जो है वो इस तरह के सेडिमेंट से डिपॉजिट हो गया और उससे मतलब एक फॉर्मेशन हुई इंडो गैंजेटिक प्लेन की। तो ये मिडिल प्लायोसिन पीरियड के रिसेंट फॉर्मेशन है। यहाँ से आपके लिए सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये बाउंड्री के बीच में आ सकता है इंडो गैंजेटिक प्लेन, और ये कब बना है, ये रिसेंट फॉर्मेशन का जिस रिसेंट फॉर्मेशन पीरियड में इसकी ओरिजिनेशन हुई है। देन नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपके लिए, प्लेन के एंगल से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो बी केयरफुल। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ स्टडी विच द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच स्टडी द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स। जब भी कभी आपको जियोमॉर्फोलॉजी ये वर्ड मिले, ये स्टडी करता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म, जो धरातल पे जो भी लैंडफॉर्म है उनकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है, तो ये स्टडी करता है जियोमॉर्फोलॉजी। तो ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी की प्लेन की जियोमॉर्फोलॉजी किस तरह से है, उस बेस पे जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज द भाबर, second one is the tarai, third one is the bangar, fourth one is the khadar, and fifth one is the ray ya color, and number 6 is the bhol. These are the 6 criteria. You see, this is the peninsular part, this is the Himalayan part. Sorry, this is the Himalayan part. अब क्या होता है, ये बाइफ्रुकेशन है, ये इस बीच का बाइफ्रुकेशन है, एंड वी स्टडी इट वन बाय वन। सब जस्ट टेक इट फ्रॉम फर्स्ट भाबर। जैसे ही मतलब जैसे नदी यहाँ से उतरती है, व्हेन द रिवर कम्स फ्रॉम द हिमालयाज, दे केम अलोंग विद द सेडिमेंट्स। जो भी सेडिमेंट्स होता है, जैसे ये हिमालय है, यहाँ पे क्या होता है, सनसाइन रिवर्स क्या होता है, बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती है वो रुक जाती है ड्यू टू वेदरिंग और ड्यू टू इरोजन। अब रिवर्स क्या करती है, उस जो सेडिमेंट जो इरोजनल जो मटेरियल होता है उसको अपने साथ बहा करके लाती है, और क्या करती है, जो पर्वतों के जो फुट प्रिंट्स होते हैं ना, जो फुट होते हैं पर्वतों के सिंपल लैंग्वेज में, तो वहां पे ला करके उसको डिपोजिट करती रहती है। और क्या होता है कि जो पहले और जो डिपोजिशन की प्रोसेस होती है वो ऐसी होती है कि पहले बड़े बड़े बोल्डर्स डिपोजिट होंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके आगे छोटे छोटे डिपो, मतलब इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, और लास्ट में बिल्कुल इस तरह की माइन्यूट डेपोजिशन देखने को मिलती है। तो जो भाबर रीजन है,
जस्ट अ मिनट। यस, जो भाबर रीजन है, जैसे नदी हिमालयन रीजन को छोड़ के यहाँ पे आती है, शिवालिक हिल्स के फुट में प्रवेश करती है, तो अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। ये जो सेडिमेंट होता है, ये बोर्ड्स में बड़े-बड़े चट्टानों चट्टानी टुकड़ों का बना होता है, जैसे ऐसे बने होते हैं इसमें, इस तरह के टुकड़े बने होते हैं। और ये जो है वो यहाँ पे इस बेस पे इसको जमा करती रहती है, और जैसे ही कोई रिवर जब क्रॉस करती है इनमें से, तो क्या हो जाती है, वो इनविजिबल हो जाती है, इनके बीच से निकल जाती है, और ऊपर क्या होता है, ये बिल्कुल ड्राई रह जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर भाबर एलुवियल फेन्स ऑफ हिमालयन रिवर फोर्स डेपो लार्ज बोल्डर्स, मतलब बड़े-बड़े जो बोल्डर्स होते हैं, जो शिलाखंड होते हैं, वो लाए जाते हैं नदियों के द्वारा और यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि ये रिवर्स जो है वो अंडरग्राउंड हो जाती है, यहाँ पे विजिबल ही नहीं होती है। और क्या होता है, यहाँ पर हाई पोरोसिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है रॉक्स की, क्योंकि इनमें जॉइंट तो होते ही नहीं है, तो इनमें बहुत सारे गैप्स होते हैं, जिनके बीच नदियाँ अंदर से इनके बीच से निकल जाती है, और ये ऊपर जो है वो ड्राई रह जाते हैं। रिवर डिसअपियर्स एंड दिस for that purpose it's not good for cultivation. From that angle it was not good for cultivation. आप ये हिमालय है, और ये हिमालयन की बेस जोन है, ये 8 से 16 किलोमीटर की रेंज में फैले हुए हैं। मतलब ये शिवालिक हिल्स के साथ ही आपको देखने को मिलेंगी, फ्रॉम उत्तराखंड टू बिहार तक के पोर्शन में, जहाँ जितने में भी हिमालयन स्प्रेड है, तो वहाँ पे ये भाबर की बेल्ट आपको देखने को मिलेगी। और आप ये ध्यान रखना, ये नॉर्थ साउथ में भी पूछ लेते हैं कई बार, तो सबसे पहले कौन सी बेल्ट बनती है, भाबर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है तराई। देखिए अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये हिंदी का वर्ड है तराई, और अगर इसमें तर शब्द को देखें तो इसका मतलब होता है नमी। और आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये एक तरह का, मतलब एक मार्सी टाइप ऑफ लैंड है, जहाँ पे मतलब काफी ज्यादा बोग, आपने एक वर्ड सुना होगा, बोग। भोग होता है कि जैसे कोई तालाब होता है, उसमें पेड़ों के पत्ते और मिट्टी आकर के गिरती है, तो वहाँ दलदल जैसी बन जाती है, तो उस तरह की कंडीशन है ये भोग। तो क्या होता है, यहाँ पे बेड ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे ही रिवर्स जो है वो भाबर के प्रदेश से बाहर निकलती है, तो आगे क्या होता है, आगे बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कंपेरेटिवली फाइन होंगे, इतने फाइन नहीं होंगे, इससे आगे और भी फाइन होंगे, पर ये बीच वाले पार्ट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर की जो रिवर डिसअपियर हो गई थी, लुप्त हो गई थी, वो दोबारा धरातल के ऊपर प्रकट हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी कंपैरेटिवली मिडल होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो रिवर्स होती है, वो मतलब छोटे-छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, और वहाँ पे एक वो दलदली कंडीशंस बन जाती है, कीचड़ काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये भी जो है अनसूटेबल पार्ट है, इसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। अ, देन देखिए ये कहा इन्होंने, बेड ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई जैसे रिवर धरातल के ऊपर आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि रिवर रीअपियर्स, स्वैम्प एंड मार्शी एरिया फ्रीक्वेंटली कम टू सीन एंड नेचुरल साल फॉरेस्ट। हाँ, ये एक पॉजिटिव है कि यहाँ पे साल के फॉरेस्ट हैं, और तराई और दिस रीजन इज एक्सटेंडेड बंगाल एंड बिहार। बंगाल एंड बिहार में ये कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, और जो भांगर है वो आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो कुछ रीजन्स हैं उनके ऊपर कॉमनली, और इवन हरियाणा और पंजाब के सदर्न सदर्न टिप्स के ऊपर देखने को मिलेगा। पंजाब के वेस्टर्न और हरियाणा के सदर्न टिप्स के ऊपर आपको भांगर मिलेगा, और ये आपको ये जो तराई रीजन है ये मिलेगा आपको बंगाल और बिहार के कुछ एक स्लम सिलेक्टेड एरियाज के अंदर कॉमनली डेवलप फीचर्स है। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज बांगर। आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा बांगर। ये ओल्ड फ्लड प्लेन है ऑफ रिवर है। जब रिवर, देखिए क्या होता है, जब मान लो ये कोई रिवर बह रही है, और इस रिवर में जब मतलब विंटर के टाइम में जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है, और जैसे ही रेनी सीजन आता है, तो क्या होता है कि वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ये नदी की मान लो दो, इनको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसके ब्लफ या तट, इनको बोलते हैं, इधर की तरफ को भी और इधर की तरफ को। जैसे नदी में बाढ़ आती है, तो नदी क्या करती है, इस तरफ को भी अपना मतलब इस किनारों को पार करके पानी यहाँ पे फैल जाता है। यहाँ पे भी ये अपने द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, उसको बिछा देता है।
पर क्या होता है कि नदी जब जैसे अपने बेस पे ज़्यादा इरोजन करती है, तो ये काफ़ी गहरी हो जाती है। अब क्या होता है कि नदी इस तरफ को कभी उठ ही नहीं पाती है। और यहाँ पे अब नदी ने जो कभी कभी नदी ने डिपॉजिट यहाँ किया होगा मटेरियल ना, उससे इस मटेरियल का कोई लेना-देना नहीं होता। जो यहाँ पे मटेरियल होगा, वो काफ़ी न्यू होगा, रिसेंट होगा, उसका केमिकल कंपोज़िशन भी काफ़ी डिफरेंट होगा कंपैरेटिव टू दिस। अब इस वजह से क्या होता है कि ये जो है, ये ड्राई लैंड बन जाती है। देखिए ये फीचर्स, सॉरी, इस तरह की फीचर आपने बहुत कॉमन देखी होगी पंजाब। अगर आप पंजाब से हिमाचल की तरफ को आएँ और क्योंकि मैं उस एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ, तो दैट्स व्हाई। और रोपड़ एक स्टेशन है, अगर वहाँ के पास अगर आप इस तरह की फीचर कॉमनली देख सकते हैं। और भी जगह पे है ये, पंजाब, हरियाणा, उस वाले पोर्शन पे ज़्यादा है। तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि जब रिवर्स में जो बाढ़ का जल होता है, वो दोबारा इन इन एरियाज़ में पहुँच ही नहीं पाता है। तो ये क्या होती है, ये इनको कहा जाता है ओल्ड। हमेशा एक बात याद रखना कि बांगर की जब भी बात की जाएगी, तो इट्स टॉकिंग अबाउट द ओल्ड लैंड फॉर्म्स। देन यही डिफरेंस करने के लिए आता है कि कौन-सा मतलब न्यू है और कौन-सा ओल्ड है। तो बांगर ओल्ड के साथ रिलेटेड है, क्योंकि आप इस बात को याद रखना कि जो रिवर्स होती है, रिवर्स का जो पानी होता है, वो कभी भी उसके इस तरफ को नहीं पहुँच पाता है। जो कभी जब कभी आई होगी बाढ़ नदी में, तभी ही ये पानी जो है वो इन एरिया में पहुँच पाता है, और जो उसने अपने साथ सिल्ट लाई होती है, उसको इन एरिया में डिपॉज़िट करता है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत रेयर होता है कि यहाँ पे जो है वो ये मिट्टी को बिछा सके, इसलिए ये ओल्ड calcareous रॉक, टाइप्स ऑफ रॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। देन दिस इज द खादर। देखिए, अब जो पीछे वाली कंसेप्ट है, उसी को ही आप रिमेम्बर करिए कि रिवर इस तरह से बह रही है। हाँ, चलो इसमें डायग्राम में अ, देखिए ये रिवर है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, तो ये रिवर बह रही है। ये रिवर क्या करती है कि मतलब देखो, यहाँ पे पानी कभी नहीं पहुँच पाता है। जैसे ही मतलब नदियाँ पहाड़ों से उतर कर के आती है, तो अपने साथ जो सिल्ट ला करके बहती है, तो इस घाटी में जो ये एरिया है, इसमें वो हर साल जो है वो नई मिट्टी की लेयर बिछाती रहती है, जिससे क्या ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, इसमें बहुत सारी कल्टीवेशन की जा सकती है। ये रिसेंट फॉर्मेशन होती है कंपैरेटिव टू द बांगर। बांगर में ऐसा नहीं होता। बांगर में कभी मतलब जब नदी में बाढ़ आती आएगी बड़े लार्ज स्केल के ऊपर, तभी ये जो ये सिल्ट होगी, ये जाकर के यहाँ डिपॉज़िट होगी। ये है बांगर। इन एरियाज़ में बांगर है, और ये इन एरिया में ये खादर है, क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जिनको कंकर कहते हैं। कंकर मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले, conglomerates, sandstones. These are the fine particles which constitute the majority of the soil composition in the bedding plane of this structure, this kind of this bedding plane of rivers. So उस वजह से यहाँ पे फाइन पार्टी फाइन स्ट्रक्चर रहता है सॉइल का, और ये काफ़ी उपजाऊ भी होता है। मतलब हर साल आप देखना पंजाब हरियाणा में जो प्रोडक्शन का एक ज़्यादा रीज़न भी ये रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी नई ला कर के छोड़ी जाती है रिवर्स के द्वारा। देन वही बात कह रहे हैं कि न्यू फ्लड प्लेन है, फ्रेश रिवर डेपोज़िशन होगा, क्योंकि हर साल नदियों में जब भी अपने साथ मिट्टी बहा कर के लाती है, और इसमें वो डेपोज़िट करती रहती है। स्लोप बिटवीन बांगर एंड खादर, ये देखिए इसके बीच में स्लोप है, तो ये इसको डिसाइड करता है। स्लोप जेंटलर होता है, जिसमें यहाँ पर इरिगेशन की मतलब वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती किसानों को। एंड धाया, इसको पंजाब में बोलते हैं धाया, यूपी में बोलते हैं इसको खोल, और बंगाल में बोलते हैं इसको भील्स। दीज़ आर द कॉमन नेम्स, दीज़ आर द लोकल नेम्स। अ, एंड बिहार में बोलते हैं इसको ताल। जो याद रखना आपने, जो ये खादर है, इसको धाया बोलते हैं पंजाब में, यूपी में बोलते हैं इसको खोल, बंगाल में बोलते हैं इसको भील, और यहाँ बोलते हैं इसको ताल। देन दिस इज़ द फ्लड प्लेन। आपको अगर फ्लड प्लेन, ये होते हैं फ्लड प्लेन। देखिए ये रिवर है, ये रिवर है। जब रिवर अपने बेस को काटती है, देखो यहाँ पे फ्लड जब अपने बेस को काटती है, तो क्या होता है, जो उसके आस-पास के एरिया थे वो मतलब काफ़ी ऊँचे उठे हुए होते हैं, और उसको वो पार नहीं कर पाती है उसको। वो तभी पार कर पाएगी जब नदी में या तो बाढ़ आएगी, और कॉमन टाइम में नदी जो है वो इसी बेस के ऊपर बहती रहती है। आप यहाँ से इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम में। क्या होता है कि यहाँ क्या है कि यहाँ है आपका एक खादर।
ये खादर रीजन है। और बांगर कहाँ होगा? बांगर रीजन होगा आपका ये कंपेटिबली ये, क्योंकि यहाँ पर नदी का पानी तभी ऊपर आएगा ना जब कभी उसमें बाढ़ आएगी। हो सकता है कि जब ये नदी कभी यहाँ बहती हो, इस लेवल के ऊपर बहती हो, तब ये इस तरह को अपने मटेरियल को डिपॉजिट करती थी। लेकिन क्या हुआ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने अपने कोर्स को अभी यहाँ पे मेंटेन कर लिया। अब नदी का पानी यहाँ तो नहीं जा सकता। अब ये पुरानी मिट्टी रह गई और ये जो है वो नई मिट्टी है, ये नए मिट्टी वाले कंकड़ है। तो दिस इज द न्यू फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन भी पूछते हैं। फ्लड प्लेन्स होता है कि जिसके साथ जहाँ पर नदी अपने साथ लाए हुए मिट्टी को निरंतर हर साल बिछाती रहती है, वो होते हैं उसके फ्लड प्लेन्स। ठीक है। And then next is the number 5 is the रे और कलर। पिक्चर आपको बहुत कम मिलेगी अगर कहीं आपने ज्योग्राफी का कोई मैगजीन उठाई हो तभी रेयर है, अदरवाइज रे की पिक्चर आपको बुक्स में बहुत कम मिलेगी। तो इट्स अ बैरन सलाइन, सॉरी, इट्स अ बैरन saline efflorescence of dry areas in यूपी हरियाणा। यूपी और हरियाणा के पार्ट्स में आपको ज्यादा मिलेगा। एक मतलब जो मिट्टी में ओवर इरिगेशन की जाती है, उस वजह से क्या होता है कि वो जो मिट्टी में जो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो फूल जाती है। एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फूल जाना। और उस वजह से क्या होता है कि वो मिट्टी सुटेबल नहीं होती फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो कैपिलरी एक्शन उसमें साल्टेशन को इंक्रीज कर देता है। कैपिलरी एक्शन होता है कि जब भी मान लो पानी यहाँ आया तो इसको रिमूव कर जो यहाँ के मिनरल्स होंगे उनके साथ पानी नीचे जाएगा। अब नीचे में और भी ज्यादा पानी एक्सेस में पानी आएगा तो वो क्या करेगा, जो भी नीचे कंपोजिशन होगा मिनरल का उसको वो धरती के ऊपर ले आएगा। जैसे साल्ट होता है ना, साल्ट तभी ऊपर आएगा ना जब यहाँ से घुल जाएगा पानी और ऊपर सेचुरेट होकर के दोबारा ऊपर आ जाएगा। तो ये सारे मिनरल ऐसे क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि मान लो पोटासियम ऊपर है, इसके नीचे कैल्शियम होगा, इसके नीचे कुछ और मिनरल होगा। तो वो पौधे क्या करते हैं, पौधे की रूट उसको ऑक्यूपाई करती है। पर लेकिन जब क्या होता है कि हम एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं तो वो क्या करती है इन सारे मटेरियल को पानी में, क्योंकि पानी के साथ जो सॉल्यूशन होते हैं मटेरियल वो सॉल्यूबल हो जाते हैं, वो सॉल्यूट हो जाते हैं। और सॉल्यूट होने के साथ वो धरातल की तली पर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, कंटिन्यूसली वो वहां पे डिपॉजिट होते रहते हैं। और जैसे जैसे हम सिंचाई की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते हैं वो क्या करती है, क्रॉप को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द पार्ट कि बैरन लैंड है और यूपी और हरियाणा में कॉमनली देखने को मिलती है। किस वजह से ये प्रोड्यूस होती है, ये इसके लिए मेजर जो रीजन है वो है इरिगेशन। इरिगेशन एक मेजर फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है। सो पूछ सकते हैं आपसे रे या कॉलर क्या है, आ सकता है कि रे या कॉलर क्या है, यहाँ से उससे कुछ नहीं बनता है। देन नेक्स्ट इज द घूर। ये एलिवेटेड लैंड, जो मान लो ये रिवर है और रिवर के पास का ये एलिवेटेड लैंड दोनों साइड्स को, मान लो बीच में कोई रिवर बह रही है और उसके बीच में कोई एलिवेटेड लैंड फॉर्म्स है, तो उसको बोलते हैं घूर। और क्या होता है जब पंजाब हरियाणा में अगर आप देखें तो, क्योंकि इस तरफ तो राजस्थान का सैंडी डेजर्ट है, जब विंड्स यहाँ से ऑपरेट होती है तो जैसे इन एरिया के अंदर, जैसे पंजाब है, सपोज दिस इज पंजाब एंड दिस इज द हरियाणा एंड यूपी एंड सम अदर स्टेट्स। तो यहाँ से क्या करती है विंड अपने साथ हवा की हवा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो रेत के कण होते हैं, उनको अपने साथ ले जाती है। आपने पढ़ा होगा शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स। अगर आप क्या बोलते हो, चलते हुए बालू के टीले, कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, सैंड ड्यून्स। वो हवा की रेत को पहले क्या होती है, देखो मैं आपको दिखाऊं कि पहले मान लो वो बालू के टीले ऐसे हैं वो बालू के टीले, जब हवा चलेगी तो वो क्या करेगी, इनको शिफ्ट कर देगी। अब ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। अब मान लो फिर जैसे तेज हवा का झोंका आया तो वो ऐसे बदलते रहते हैं, उनकी पोजीशन एक जगह नहीं होती, चेंज होती रहती है। और उस वजह से क्या होता है कि ये जो रेत है ये राजस्थान से माइग्रेट होकर के पंजाब हरियाणा इनके जो रिवर्स वाले एरिया हैं उनके ऊपर अकोमुलेट होनी शुरू हो जाती है। अकोमुलेट होकर के ये एक रिज की भांति बन जाती है। जैसे मान लो ये कोई पार्ट है और उसके साथ ये रिज बन जाएगी, तो उस रिज में, और उससे क्या होता है कि क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि जो भी कल्टीवेटेड एरिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान लो पहले सैंड यहाँ थी, अब वहाँ वेजिटेशन की तो कम्प्लीटली डिवाइड है, वहाँ इतना वेजिटेशन तो है नहीं। तो क्या होती है कि विंड अपने साथ जो रेत लाती है उसको यहाँ डिपॉजिट करती रहती है और उसका निरंतर आगे की तरफ वो स्प्रेड करती रहती है। तो उस वजह से वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई है ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सैंड। ये है भूर। देखिए आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे अ, ये इस रिवर्स के साथ ही थोड़ा बहुत
जूम करके दिखाता हूँ। ये रिवर्स है और रिवर्स के साथ ये वाला पॉइंट जो उठे हुए पॉइंट है, ये तो इतना लो है, पर लेकिन कंपैरेटिवली आप जब आप ज़्यादा कहीं इमेज और मिलेगी वहाँ पे देखना आप, ये बहुत ऊपर उठ जाते हैं और क्या होता है इससे जो जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है। देन नेक्स्ट द रीजनल डिवीजन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। अ, पहले हमने उसका जो पहले हमने प्लेन का जियोमॉर्फोलॉजिकल, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप क्या आ गया। पहले आया जियोमॉर्फोलॉजिकल, मतलब हमने उसका देखा कि प्लेन क्या था, कैसे वो प्लेन फॉर्म हुआ। रिसेंट फॉर्मेशन में या प्लेस्टोसिन एज में जाकर के उस प्लेन का निर्माण हुआ, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू से नीचे से और ऊपर हिमालयन रीजन से रिवर्स आकर के यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट करती रही। उस डिपॉजिट की वजह से जो सिल्ट यहाँ पे जमा होती रही, उस सिल्ट ने एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे एक बड़ा प्लेन बन गया। सो ये था उसका ओरिजिन, और उसके मतलब जो हमने ओरिजिन देखा, उसके बाद हमने किया उसका जियोमॉर्फोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। जियोमॉर्फोलॉजी में देखा हमने कि किस तरह का प्लेन है, किस तरफ को ढलान है, किस तरह की मेजर मेजर फीचर्स हैं। तो उसमें हमने देखा कि पहले मतलब भाबर रीजन आया, जैसे हिमालयन रिवर्स आती है तो वो बड़े-बड़े बोल्डर्स को अपने फुट हिल्स में, शिवालिक हिमालय के फुट हिल्स में डिपॉजिट कर देती है और रिवर वहाँ से मतलब डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन उसके आगे-आगे हमने देखा कि 16 से 32 किलोमीटर की एक पैच है, जिसमें ये तराई रीजन फैला हुआ है। This area is not fit for cultivation and this is again not fit for cultivation. This is again not fit for cultivation, और यहाँ पे जो विजिबल, लेकिन एक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ की जो डिसअपियर रिवर्स होती है वो यहाँ पे विजिबल हो जाती है, बट ये मार्सी और बोग टाइप ऑफ कंडीशन जनरेट कर देती है इन एरियाज के अंदर, दैट्स व्हाई इट्स नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। उसके बाद हमने देखा कि भाबर रीजन है हमारे पास नेक्स्ट। भाबर में क्या होता है कि वो कंप्लीटली ओल्ड फॉर्मेशन है, ओल्ड कैलकेरियस रॉक्स है, जिसमें सैंडड्यून, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट्स इनसे फॉर्म्ड है। टिपिकली रिलिक टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है, जिसमें कल्टीवेशन की जा सकती है, बट इट्स प्रूव वन ऑफ द कॉस्टली फैक्टर, क्योंकि आपको बहुत सारे टूल्स और इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, तब आप उसको रिमूव कर सकते। सो दिस इज द रीजनल, मतलब उसमें ज्यूमॉर्फोलॉजिकल फीचर देखिए, फिर भूर को देखा हमने, कॉलर देखा। अब हम कर रहे हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। अब हम रीजनल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं रीजन की, कि हिमालय जो पंजाब प्लेन है वो कौन कौन से रीजन के अंदर फैला हुआ है। सो दिस इज द रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, हिमालय चैप्टर पढ़ा है हमने, इसलिए हिमालय याद रहता है। दिस इज द रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। देखिए ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ इंडो और गैंजेटिक यही दो रिवर बनाती है, इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर भी बनाती है, तो ये इसी का ही पार्ट है। Three major river इसको form करती है। Number one is Indus, number two is Ganga, and number three is the Brahmaputra. So this is Indo-Gangetic Brahmaputra plain. Shortly we call it Indo-Gangetic plain. So this is the first part. रीजनल बेसिस के ऊपर अगर हम प्लेन को क्लासिफाई करते हैं तो हम इसे तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वन इज द राजस्थान प्लेन, सेकंड वन इज द पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, एंड थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। सो दिस इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, then can we further classify? This is the Rajasthan plain and it is some parts of इसका आप जयपुर, अलवर, ये वाला पार्ट निकाल दें, पुष्कर तो काफी नीचे है, पर ये वाला प्लेन है वो थोड़ा फर्टाइल भी है ऊपर ऊपर, लेकिन ये पूरा जो है वो डेजर्ट प्लेन है। थार डेजर्ट आपने सुना होगा, थार डेजर्ट समवेयर हियर इज लोकेटेड। और उसके बाद ये पंजाब प्लेन है, उसके बाद ये अपर गंगा प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन ये है, और ये पूरा गंगा प्लेन है। गंगा प्लेन को स्टडी की कन्वीनियंस के हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, एंड दिस इज द लोअर गंगा प्लेन, दिस इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जो आपके लिए बनता है, देखिए आपने ये रिवर्स, आपको पता है कि, जस्ट अ मिनट, ये इंडस रिवर है, यहाँ पे है बिस्त जलंधर दोआब। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपका क्वेश्चन भी देखता रहता हूँ कि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, बिस्त जलंधर दोआब लोकेटेड बिटवीन। द्वाब क्या होता है पहले तो ये अब आप एक्सप्लेन समझिए। द्वाब, द्वाब का मतलब होता है लैंड विच इज लोकेटेड बिटवीन दी टू रिवर्स। मान लो ये देखिए ये रिवर है इंडस,
और शायद ये झेलम झेलम हो सकती है, झेलम। अब इन दो नदियों के बीच का जो एरिया होगा, उसके बीच को बोलेंगे दोआब। दो नदियों के बीच का जो भूभाग है उसको बोलते हैं दोआब। और होता क्या है, ये जो अभी आया था बिस जलंधर दोआब, ये क्या है, ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज, ये सतलुज है और ये ब्यास है, यहाँ पे जलंधर में है ये, तब इसको बोलते हैं बिस्त जलंधर दोआब। उसके बाद हमारे पास है बारी। देखिए मैंने नोट तो नहीं किया ये यहाँ पे। पहले हमारे पास आया बिस्त, बी से आप याद रखो ब्यास, और एस टी से सतलुज। उसके बाद है बारी, बारी, बी से ब्यास, आर से रावी, ब्यास और रावी के बीच में। देन नेक्स्ट है रीचना दोआब। आप अपनी एटलस में इसको पुट कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूछते हैं कि रीचना दोआब किन दो नदियों के बीच में है। रीचना, आर स्टैंड फॉर रावी, सी एच स्टैंड फॉर चिनाब। उसके बाद नेक्स्ट चौथा दोआब है छाछ, सी एच ए जे, सी एच स्टैंड फॉर चिनाब और जे स्टैंड फॉर झेलम। देन सिंध सागर दोआब, नेक्स्ट इज द सिंध सागर। देखो बाकी चार तो पूरे कंप्लीट हो गए। अगर आपको नहीं भी आता, ट्रिक नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपने याद ध्यान रखना कि यहाँ पर बचती है सिर्फ एक इंडस रिवर। तो सिर्फ आप सीधा ध्यान रखना कि झेलम और इंडस के बीच में है सिंध सागर दोआब, झेलम और इंडस के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। देखो ये नोट कर लेना, मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, मुझे ध्यान नहीं रहा उस टाइम जब मैं नोट्स तैयार कर रहा था। तो 20 20 जलंधर दोआब है ब्यास और सतलुज के बीच में। बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच में। रेचना है रावी और चिनाब के बीच में। छाछ है चिनाब और झेलम के बीच में। सिंध सागर है झेलम और सिंध इंडस रिवर के बीच में। सो इट्स क्लियर टू यू। देन अब हम आते हैं एग्जैक्ट मुद्दे पे, जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन, ये राजस्थान प्लेन है। अ, हमने कहा था ना कि जो शुरू में जब हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन की थी कि जो इंडस प्लेन है, इंडो गैंजेटिक प्लेन है, 3200 किलोमीटर है, सॉरी। उसमें से ये 2400 किलोमीटर ही इंडियन सेक्टर के अंदर पड़ता है। जो हमारी इंडियन टेरिटोरी है उसके अंदर ही 2400 किलोमीटर पड़ता है। बाकी का 800 किलोमीटर ये पाकिस्तान में जाता है। मतलब उसका सिंध, बलूचिस्तान बलूचिस्तान, ये वाला एरिया, कराची, ये सारे उसी के प्लेन में ही लोकेटेड है। तो ये प्लेन बाकी आधा वहां पे है। तो अगर हम इंडियन प्लेन की बात करें, सॉरी, इंडो गैंजेट इसकी राजस्थान प्लेन की बात करें, तो जो वेस्ट ऑफ अरावली के, ये देखिए अरावली रेंज लगभग इसके पैरेलल अरावली रेंज है। सॉरी ये नहीं है अरावली रेंज, तो ट्रैक है, यहाँ पर अरावली रेंज लोकेटेड है, इसके वेस्ट में है ये राजस्थान। और इज द गंगानगर रीजन, नॉर्थ ऑफ द गंगा रीजन। यहाँ पे जो इंदिरा गांधी नहर कमांड है, आपको याद भी होगा, वो गंगानगर रीजन, ये देखिए। और एक्सटेंशन ऑफ द पंजाब प्लेन्स टू द इंडस ऑफ, देखिए ये वेस्ट वर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेन की। वेस्ट ऑफ अरावली राजस्थान बांगर, यहाँ पे आपको राजस्थान बांगर मिलेगा। इसको क्लियर करता हूँ। इस तरफ को अगर आप एटलस देखिए, यहाँ भी नजर नहीं आएगा आपको, ये अरावली रेंज है। इसी के साथ ही बांगर है ऊपर यूपी की तरफ को बढ़ते हुए। और यहाँ पे रिवर निकलती है लूनी। लूनी रिवर इसको ड्रेन करती है। लूनी मर्ज इन रन ऑफ कच्छ, राजस्थान बांगर। इट इज अ फ्लूवल, फ्लूवल होता है विच इज formed through the river activity, fluvial grasslands, and it's a steppy kind of vegetation. Steppy vegetation, अब जब आपको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा ना आगे, तब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेप, देखिए दो तरह की वेजिटेशन होती है। स्टेपी होती है अर्ध मरुस्थलीय, मतलब जहाँ जो जिसके ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर और हाई लो ह्यूमिडिटी, नॉट हाई, लो ह्यूमिडिटी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लो ह्यूमिडिटी होती है। तो उस तरह की जो खास में तो ओनली कुछ घासेस की पैचेज ही देखने को मिलेंगे। और यही वाला पोर्शन तो इतना डेजर्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा ही सैंड एरिया है। और कुछ पार्ट इसमें फर्टाइल भी हैं, जिससे इस तरह का ये वाला ये पार्ट है इस प्लेन का, वो फर्टाइल है। मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान इज मरुस्थली, थार डेजर्ट, ये थार डेजर्ट है, ये थार डेजर्ट है। और द डेजर्ट विच इज सैंड ड्यून्स, और उन सैंड ड्यून्स को, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है, ये क्या बोलते हैं उनको, जो सैंड ड्यून्स बनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड धराएं उनको।
धराएँ कहा जाता है, लोकल parlance में। एंड देन देखिए, अब जो अरावली रेंज है, जो पीछे मैंने आपको अरावली रेंज दिखाई थी, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे ये अरावली रेंज है, जो विंड ऑपरेट होती है, वो सीधे इसको पैरेलल करके निकल जाती है, क्योंकि जो विंड की डायरेक्शन है, वही अरावली की डायरेक्शन है। उस वजह से क्या होता है कि जो मानसून विंड्स होती है, वो ऐसे निकल जाती है और यहाँ पे जो है वो रेनफॉल नहीं होती। अमूमन आप इंडिया की फिजियोग्राफी देखें, तो उसमें क्या होता है, वो बैरियर क्रिएट करती है विंड के मार्ग में। तो विंड के मार्ग में जैसे बैरियर आएँगे, तो क्या विंड को ऊपर चढ़ना पड़ता है और उस वजह से वो क्या होती है, सैचुरेट हो जाती है और रेनफॉल होती है। लेकिन जो अरावली की लोकेशन है वो ऐसी नहीं है, अरावली खुद ही ऐसी है। तो विंड क्या होती है उसके पैरेलल चलती है, उसको कोई अवरोध नहीं मिलता और आकर के वो धौलाधार शिमला में यहाँ धौलाधार रेंजेस हैं। हिमाचल का धर्मशाला एक कांगड़ा में एक सिटी है, वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। सेकंड हाईएस्ट प्लेस है शायद वो इंडिया का जहाँ पे इतनी रेनफॉल होती है। तो ये वो रीजन रहता है कि इस पे यहाँ पे मतलब जो वेस्टर्न हिमालय है वहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पे आपको देखने को मिलती है। क्योंकि अरावली रेंज इस अरेबियन सी ऑफ ब्रांच से आने वाली जो मानसून विंड है उनमें बैरियर क्रिएट कर ही नहीं पाती। देन ट्रॉपिकल डेजर्ट है ये। जो ये डेजर्ट है ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ऑफशोर ट्रेड विंड्स लोकल रीजन अरावली पैरेलल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून, सो देयर इज अ वेरी लेस rainfall, soil is fertile but moisture deficiency, and the cultivate it is reclaimed। देखिए, सॉइल जो है फर्टाइल है, लेकिन क्या है यहाँ पे मॉइस्चर की डेफिशिएंसी देखिए इतनी इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है कि जैसे रेनफॉल होती है, आम आम दिनों में जो रेनफॉल होती है, टॉरेंशियल रेनफॉल होती है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जो आम रेनफॉल होती है, आम वेलोसिटी के साथ, तो जो नीचे धरती पर पहुँचने से पहले ही बूँदें ड्राई हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे मतलब हीट पड़ती है इन एरिया के अंदर। सो दिस इज़ नेक्स्ट इज़ द नंबर 2 पंजाब हरियाणा प्लेन। Just a minute.